हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और टॉपिक के साथ दैट इज़ द लाइसोसोम्स। हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। सो हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन लाइसोसोम्स। हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके बुक के अंदर होगी उसको टैकल डाउन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, जैसे ना, जैसे राइबोसोम्स को हमने समझा था कि भाई आरएनए कंटेनिंग बॉडीज़ होते हैं, और हमने गोल्जी बॉडीज़ को समझा कि भाई गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी बॉडीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, ऐसे ही ना। तो लाइसोसोम्स को लाइसोसोम्स क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई लाइसो जो वर्ड है, द वर्ड लाइसो इज़ टेकन फ्रॉम वर्ड लाइसिस। ठीक है, लाइसो कौन से वर्ड से लिया गया? लाइसिस से। देखिएगा इसको। और लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड लाइसिस इज ब्रेक डाउन। कितना इजी है। तो लाइसिस वर्ड से लिया गया है लाइसो। और सोम वर्ड आपको पता है भाई, सोम वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सोम वर्ड जिस जगह पे आ जाए उसका मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी से ना। सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर होता है ना, कोई बॉडी होती है सेल के अंदर, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह उसे सोम कहा जाता है, सोमा। ठीक है। सो लाइसोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। सो दे आर कॉल्ड एज लाइसोसोम बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन में। एक ही चीज़ आप पे बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा ये हेल्प करते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सेल के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रही है उसको डाइजेस्ट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किस चीज़ में हेल्प करता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में। अच्छा, ये मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ, इसके फंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक फंक्शन आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से इस फंक्शन को देखते हुए, क्योंकि ये डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो इसका नाम लाइसोसोम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी। अच्छा, डाइजेशन में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा ना डाइजेशन में, तो इसी वजह से इनको लाइसोसोम कहा जाता है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपके बुक में बताया गया है कि इनकी शेप्स क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम शेप्स देख लेते हैं। आपके बुक में बताया गया अबाउट देम, देयर शेप्स आर स्पेरिकल। ये मोस्टली स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, स्पेरिकल का मतलब होता है गोल। सिंगल होते हैं ये मोस्टली, दे आर स्पेरिकल सिंगल सॉलिटरी। ठीक है। एंड सॉरी, स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट सिंगल, दे आर स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये स्पेरिकल होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और इनका जो डायामीटर होता है, क्या होता है इसका? अगर हम डायामीटर की बात करेंगे, इनकी साइज़ की बात करेंगे, तो शेप के बाद क्या बात करेंगे? इनकी साइज़। तो साइज़ के बारे में बताया गया, दे आर फ्यू माइक्रोमीटर इन डायामीटर। फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब 0.2 टू 0.8 माइक्रोन मोस्टली ये होते हैं साइज़ में, 0.2 टू 0.8 माइक्रोन। लेकिन बुक में नहीं बताया गया तो रीड करना ज़रूरी नहीं है। फ्यू माइक्रोमीटर इन डायामीटर, इनका डायामीटर क्या होता है? फ्यू माइक्रोमीटर होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस। देखिए, ये सारे ऑर्गेनल्स आपस में रिलेटेड है भाई, सारे ऑर्गेनल जितने भी अभी तक पढ़े ना, सारे रिलेटेड है। ये न्यूक्लियस है। और मैंने आपको बताया था कि भाई न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको एक एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन तक। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा था हमने? नाम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर आपको ऐसे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सामने होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ से सिस्टर्नी बनते हैं और इन सिस्टर्नी को कहा जाता है गोल्जी बॉडीज़, ऐसे ना। इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडीज़। रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज़ में देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनता है, वो आता है फिर स्मूथ में, स्मूथ के बाद वो आता है सिस फेज में, और फिर यहाँ पे मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद वो बाहर निकलता है। लाइजोसोम भी ऐसे ही बनते हैं। लाइजोसोम भी स्पेरिकल होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं और ये बाहर निकलते हैं कहाँ से? गोल्जी बॉडी से। तो सिंपल इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि लाइजोसोम कहाँ से बनते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं, माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं और इनके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे
बहुत सारे आपको मिलेंगे एंजाइम्स, सो दे कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, याद रखिएगा। ये जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रो, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दे विल बी कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स की कैटेगरी में पढ़ाया था मैंने, कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको मिलेंगे इस लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूक्लियसिस, आरएनएस, डीएनएस को तोड़ने वाले, प्रोटीएज होते हैं, ग्लाइकोसाइडेज होते हैं, बहुत सारे लाइपेज एंजाइम होते हैं, फॉस्फाटेज एंजाइम होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज के एंजाइम मिलेंगे वो 40 डिफरेंट टाइप्स। और ये जो भी इसका कंटेंट होता है ना, लाइसोसोम का जो कंटेंट होता है, दैट कंटेंट इज एसिडिक। सही है, ये भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही ना चीज़ों को देखिएगा, और आगे एक और चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इनको और ज़्यादा अच्छे से हम रीड करेंगे। देखें, अभी समझने की कोशिश करें। सिंपली क्या होता है, सपोज़ ये हमारा WBC, ये है हमारा WBC, ठीक है, ये हो गया हमारा WBC। और जब WBC के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा, सपोज़ कोई बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अंदर आ गया, तो इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक लेयर आ जाएगी, ठीक है, और फिर इसके ऊपर आएंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आएंगे और लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को कर देंगे डाइजेस्ट। मतलब कि ये प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। प्रोसेस का नाम क्या है, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल का ईटिंग प्रोसेस, ऐसे ही ना बताया हुआ है मैंने, सेल ईटिंग प्रोसेस। तो सेल का जो ईटिंग प्रोसेस होता है उसमें जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है, वो लाइसोसोम्स करते हैं। कौन करते हैं भाई, ये मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा वॉर्न आउट जो सेल होते हैं उनको भी किल कौन करता है, इनको भी ये जो ना वो लाइसोसोम किल करते हैं। वॉर्न आउट सेल्स, वॉर्न आउट सेल, वॉर्न आउट सेल का मतलब होता है जो सेल नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, जो कि अभी मर चुके हैं या मरने वाले हैं, वॉर्न आउट सेल्स को भी जो है ना वो लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम ब्रेक्स डाउन, वॉर्न आउट सेल को भी ब्रेक्स डाउन कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फेगोसाइटोसिस में, एंड आल्सो दे आर गोइंग टू हेल्प इन वॉर्न आउट सेल। जितने मतलब कि 120 दिन के बाद RBCs टूटते हैं ना, आफ्टर 120 डेज हमारे रेड ब्लड सेल टूटते हैं। तो रेड ब्लड सेल को तोड़ने के लिए भी कौन काम करता है, दैट इज़ द लाइसोसोम्स। यहाँ तक आपके बुक में बताया गया है, तो हम इनको और ज़्यादा अच्छे से आगे रीड करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स को देख लेते हैं आपके बुक के हिसाब से। देयर आर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। अमूमन ये कहा जाता है कि लाइसोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक लाइसोसोम को कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम और एक को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सो देयर इज़ अ प्राइमरी लाइसोसोम, सही है, नंबर 1। और नंबर 2 जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो मतलब कि कितने टाइप के लाइसोसोम्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है उसको ज़्यादातर कहा जाता है कि ये नॉन फंक्शनल होते हैं। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, दीज आर मोस्टली नॉन फंक्शनल, सही है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लेकिन जब फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते प्राइमरी, तो उनको ही सेकेंडरी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इजी है। प्राइमरी जब फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो उसे क्या कहेंगे आप, सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जानदार बना रहा हूँ, इस जानदार को पहचानने की कोशिश करें, बताएं ये मैंने कौन सा जानदार बनाया है। आप कहेंगे सर आपने ये जो जानदार बनाया है दैट माइट बी एमोबा, ऐसे ही ना। आप कहेंगे सर हमें ये लग रहा है कि ये एमोबा होना चाहिए। भाई होना क्या चाहिए, ये एमोबा ही है, ठीक है। कौन सा जानदार हमने बनाया, ये एमोबा बनाया है, तो ये एमोबा के सीडोपोडिया वगैरह है। अभी समझने की कोशिश करिएगा। जब भी कोई भी एमोबा फूड के करीब आता है तो वो फूड को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये एमोबा के अंदर ये फूड है, सपोज ये फूड का पार्टिकल है, ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। ये प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स में इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो फूड होगा ये अपने सीडोपोडिया की मदद से फूड को इनगल्फ करेंगे और अंदर की तरफ फोल्डिंग होगी, इनफोल्डिंग होगी ना एंडोसाइटोसिस के लिए।
तो जैसे ही अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होगी तो वो इनफोल्डिंग जो होगी याद रखिएगा ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देगी। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वैक्यूल। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप? दिस इज टर्म्ड एज अ वैक्यूल। ये वैक्यूल बन गया, सही है। फूड डायरेक्टली अंदर आएगा ना तो वो मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक आ जाएगी। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आगे बताता हूँ क्या होता है, लेकिन ये आप यहाँ पे नाम रखेंगे दिस इज टर्म्ड एज अ फूड वैक्यूल, क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर, अच्छा वैक्यूल का मतलब क्या होता है? एक एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर फूड आ चुका है, और इसे फूड वैक्यूल का नाम आप देंगे। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लाइसोसोम्स मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे ना। लाइसोसोम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये लाइसोसोम काम नहीं कर रहे, फंक्शनल नहीं है। तो आप बताएं क्या नाम रखें इसका? तो आप कहेंगे सर इसको तो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहेंगे हम, ऐसे ना। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं? कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे ना, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है। लेकिन जैसे ही फूड वैक्यूल बनेगा तो अभी ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करेंगे? अपना कंटेंट इसके अंदर लगाएंगे, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, और जैसे फ्यूज होंगे तो अभी इसे क्या नाम देंगे आप? नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। कैसे? अभी देखिए यहाँ पे ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड मौजूद है। दिस फूड वैक्यूल इज कंटेनिंग फूड, और इस फूड को करना है डाइजेस्ट एमोबा ने। तो फिर क्या होगा? इस पूरे इस बॉडी के इर्द गिर्द आ जाएंगे लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स अपनी सीक्रेशन रिलीज करेंगे जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो जो एंजाइम्स होंगे वो इस फूड के ऊपर जाएंगे। अभी जो लाइसोसोम है जो फंक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, इन लाइसोसोम्स को क्या नाम देंगे आप? नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अभी इस लाइसोसोम्स को आप सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी को क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी कह रहे हैं? ये नॉन फंक्शनल होते हैं। मतलब नॉन फंक्शनल का मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन नहीं कर सकते, फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि ये अभी फंक्शन नहीं कर रहे। फंक्शन नहीं कर रहे तो उस बेसिस पे हम कहते हैं प्राइमरी, लेकिन जैसे वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दे तो हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, यहाँ पे जो वैक्यूल बना है इस वैक्यूल का नाम चेंज हो गया। दिस वैक्यूल नाउ गोइंग टू डाइजेस्ट, तो इसी वजह से इस वैक्यूल का नाम क्या होगा? डाइजेस्टिव वैक्यूल। सही हो गया। और डाइजेस्टिव वैक्यूल के बाद जो फूड होगा वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद वो जो फूड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे ना। ये डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड होगा वो पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे एमोबा के अंदर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स ने इसको क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग फूड होगा वो अभी भी वैक्यूल में मौजूद है, इस खाल के अंदर मौजूद है। इस वैक्यूल का नाम अभी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी इस वैक्यूल का नाम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये 3 टाइप के वैक्यूल आपने याद रखने हैं। एक होता है फूड वैक्यूल, देन डाइजेस्टिव वैक्यूल, देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ से अपने वेस्ट को रिमूव कर देगा बाहर। तो यहाँ से फूड इंटर हुआ और यहाँ से फूड बाहर निकल गया। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम समझाने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताना था। अच्छा, ये जो फेगोसाइटोसिस ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको कहा जाता है फॉरेन पार्टिकल्स। ये फॉरेन होते हैं, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है जो बाहर से आए हुए, तो ये फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है लाइसोसोम। तो देखिए कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स काम कर रहे हैं, आपके बुक के अंदर यही बताया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि 40 डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम्स के अंदर आपको एंजाइम्स मिलेंगे। और ये जो अंदर की तरफ चीज़ें आ रही है वो या तो एंडोसाइटोसिस से आएगी या तो फेगोसाइटोसिस से, एक और प्रोसेस है ऑटोफेगोसाइटोसिस। ये तीनों प्रोसेस समझाता हूँ मैं आपको, और फिर आगे वाली चीज़ें समझते हैं इनके बारे में। देखें, लाइसोसोम्स के इस टॉपिक में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको समझाऊँ। कुछ प्रोसेसेस हैं, उस बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जाके सेकेंडरी लाइसोसोम्स अटैच होते हैं। जैसे कि अगर एक प्रोसेस का नाम मैं आपको बताऊं, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। समझिएगा, प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। मैंने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में क्लियर करवाया था एंडोसाइटोसिस क्या होता है। सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंडोसाइटोसिस की वजह से जो सेल में स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे एंडोसोम्स। सही है। एंडोसाइटोसिस की वजह से जो सेल में स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप नाम देंगे एंडोसोम्स का। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर कोई भी चीज़ इंटर कर रही है। देखिए ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई केमिकल है, ये केमिकल सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जाएगा तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो एक बॉक्स के अंदर एक वेसिकल के अंदर बंद होके जाएगा, और ये जो वेसिकल बनेगा। अच्छा, प्रोसेस कौन सा हुआ? प्रोसेस हुआ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे एंडोसोम्स। सही है। अभी एंडोसोम्स के ऊपर आएंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे एंडोसोम्स बनेगा तो वो लाइसोसोम्स आएंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। अभी इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स।
ऐसे है ना। तो एंडोसाइटोसिस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो एंडोसोम्स कहलाता है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से है क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, अगर वो डायरेक्टली फूड यहाँ पे आ गया, सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि डायरेक्टली फूड यहाँ पे एंटर हो गया और डायरेक्टली लाइसोसोम्स ने अपने एंजाइम इनके ऊपर जो है ना वो छिड़क दिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स के एंजाइम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि भाई ये फूड अंदर आए, इसको ही डाइजेस्ट करना है। वो तो आसपास के दूसरे ऑर्गेनल्स को भी तो मुतासिर करेंगे ना। इसी वजह से लाइसोसोम हमेशा सेल मेम्ब्रेन को कहता है कि भाई मुझे कोई भी चीज़ अंदर आ रही है ना, वो कोई भी चीज़ मुझे एक वेसिकल की फॉर्म में दो, और मैं वेसिकल की फॉर्म में ही अभी उसके साथ ये लाइसोसोम फ्यूज़ होंगे और अपने केमिकल रिलीज़ करेंगे। तो डाइजेशन सिर्फ यहाँ तक होगी, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर, इस वेसिकल के अंदर होगी, पूरा सेल बच जाएगा। सिर्फ इसी वजह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एंडोसाइटोसिस से क्या बनता है? एंडोसोम्स बनता है। ऐसे एक और प्रोसेस है, आपने नाम सुना होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल का ईटिंग प्रोसेस। और फेगोसाइटोसिस जैसे ही होगा सेल के अंदर, तो फेगोसाइटोसिस की वजह से जो एक वेसिकल बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ फेगोसोम। क्या कहेंगे उसे? फेगोसोम कहेंगे। ऐसा ही होगा एंडोसाइटोसिस की तरह, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा वो फेगोसाइटोसिस होगा, इसकी वजह से फेगोसोम बनेगा। और एक और होता है प्रोसेस का नाम होता है आटोफेगोसाइटोसिस। और आटोफेगोसाइटोसिस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ आटोफेगोसोम्स। तो याद रखिएगा ये 3 प्रोसेसेस बुक में बताए गए हैं कि ये कैसे बनते हैं और क्या क्या इनकी कॉम्बिनेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर फेगोसाइटो मतलब कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई बैक्टीरिया है, वो डायरेक्टली बैक्टीरिया अंदर जाएगा, तो बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद लाइसोसोम डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लाइसोसोम कहेंगे कि भाई पहले उसको पैक करके भेजो, पैक करके भेजो तो हम तोड़ेंगे, वरना नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि अगर पैक करके नहीं भेजेंगे तो फिर पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कहती है कि हाजुर भाई, जैसा लाइसोसोम बोलते हैं वैसा करेंगे। तो फिर वो इसको पैक करके भेजते हैं। देखिए ये पैक करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम होगा फेगोसोम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो फेगोसाइटोसिस हुआ है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे फेगोसोम कहेंगे। एंडोसाइटोसिस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा एंडोसोम कहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइसोसोम फैसिलिटेट करेंगे। अगर डायरेक्टली लाइसोसोम अपनी सीक्रेशन रिलीज करेंगे तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए लाइसोसोम्स को ये स्ट्रक्चर्स चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आटोफेगोसोम्स क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए आटोफेगोसोम्स को हम समझते हैं ये कैसे बनता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई आ रहा है सेल के अंदर तो वो फेगोसाइटोसिस होगा, उसकी वजह से फेगोसोम बनेंगे। अगर कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंटर कर रही है तो वो एंडोसाइटोसिस होगा, उसकी वजह से एंडोसोम्स बनेंगे। ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए। लेकिन ये नया टॉपिक है। आप कहेंगे सर आटोफेगोसाइटोसिस हमने पढ़ा नहीं है और आटोफेगोसोम्स कैसे बनते हैं? तो आटो वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? आटो वर्ड का मतलब सेल्फ। नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ। फिर मैं देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक बंदा है, देखिए आटोफेगोसाइटोसिस कैसे होती है। सपोज यहाँ पे एक बंदा है, सही है, और ये जो बंदा है दिस मैन वेंट टू जिम। ये कहाँ पे गया? ये बंदा गया जिम पे। और आपको पता है ये बंदा जैसे जिम पे जाएगा तो जिम पे जाके ये वेट जो है ना वो उठाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जिम पे जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। बिफोर जिम पे जाने से पहले इसके जो मसल्स के सेल थे, समझिएगा ये मसल्स के सेल है। सपोज ये मसल के सेल है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, दीज आर द मसल्स सेल। जिम पे जाने से पहले जो मसल सेल्स हैं उनमें जो मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, जिम पे जाने से पहले मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया थे 50। कितने माइटोकॉन्ड्रिया थे भाई? 50। सही है। जिम पे जाने से पहले 50 माइटोकॉन्ड्रिया थे। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? वो एटीपी बना के देते हैं। और एटीपी क्या होता है? हमारा एनर्जी होता है, ये ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बना के देते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो जिम पे जाने से पहले इसके सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया थे? आप कहेंगे सर 50 थे। लेकिन जैसे ये जिम पे गया और इसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी, तो वाइल एक्सरसाइज इसके मसल सेल ने सोचा कि भाई इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मसल सेल्स ने कहा कि भाई ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मतलब कि ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। तो मसल सेल्स ने क्या किया? वाइल एक्सरसाइज इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो हो गए 70 माइटोकॉन्ड्रिया। कितने हो गए? 70 माइटोकॉन्ड्रिया
ठीक है। बिफोर कितने थे, 50 थे, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है वेट को लिफ्ट करेगा, तो मसल्स ये सोचेंगे, मसल्स के सेल के भाई इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये लिफ्टिंग कर रहा है वेट की, तो हमारे मसल्स के सेल जल्द से जल्द बाइनरी फिजन करेंगे बैक्टीरिया की तरह, और 70 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। 50 में से कितने बन गए, 70। सही हो गया। तो क्या लगता है पूरा दिन तो ये एक्सरसाइज नहीं करेगा ना, या पूरी ज़िंदगी करता रहेगा एक्सरसाइज, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये थोड़ी देर के बाद थक जाएगा, फिर बोलेगा चलो भाई घर पे चलते आराम करते हैं। तो ये जैसे घर पे जाएगा और आफ्टर जिम, तो आफ्टर जिम का सिनेरियो क्या है, देखिए जैसे ये घर पे जाएगा तो आफ्टर जिम इसके मसल सेल सोचेंगे कि भाई ये जो 70 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए ये तो ज़रूरी नहीं है, 50 माइटोकॉन्ड्रिया से काम चल रहा है, ये तो 70 ज़्यादा बन गए। तो मसल के सेल बोलेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो इन माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ते हैं। तो मसल सेल के अंदर क्या होगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जो मसल्स के सेल होंगे, सपोज़ ये मसल का सेल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझा रहा हूँ। सपोज़ ये मसल का सेल है और इस मसल के सेल के अंदर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ना चाहता है। सेल कहता है कि भाई 70 माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, थोड़े से तोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो सेल उसको तोड़ देता है। तो फिर सिंपली क्या होगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको अनवांटेड माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके इर्द गिर्द एक बॉडी बनेगी, अपने आप एक लेयर आ जाएगी। लाइसोसोम्स के काम करने के लिए पैकेजिंग ज़रूरी है। लाइसोसोम्स को पैक्ड चीज़ें चाहिए कि भाई पैकिंग होगी तो काम करूँगा वरना नहीं करूँगा, ये लाइसोसोम्स कहते हैं। तो ये पैकिंग बन गई है यहाँ पे, और इस पैकिंग को आप नाम देंगे ऑटोफेगोसोम। ये जो बॉडी बनी है इसका नाम क्या है, ऑटोफेगोसोम, अपने आप बनी है। और प्रोसेस का नाम क्या होगा, आप कहेंगे ऑटोफेगी भी कहेंगे इसे, एंड यू कैन आल्सो टर्म इट ऑटोफेगोसाइटोसिस। सही हो गया। इसकी वजह से ऑटोफेगोसोम बनेंगे। फिर आएंगे लाइसोसोम्स, और आपको पता है लाइसोसोम्स पहले होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, और फिर जब वो यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएंगे, अपनी मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर देंगे इस बॉडी के साथ, और फिर इनकी जो सीक्रेशन होगी अंदर की तरफ आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन हो जाएगा। अपने आप प्रोसेस हुआ, ये अपने आप प्रोसेस हुआ ना ये, तो क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसाइटोसिस। तो ऑटोफेगोसाइटोसिस में क्या होता है, अनवांटेड ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अनवांटेड ऑर्गेनल्स, सेल के अनवांटेड पार्टिकल्स, इनको डिस्ट्रॉय करें। अच्छा, पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, जस्ट अनवांटेड ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को क्या कहेंगे, अनवांटेड ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसाइटोसिस। एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहेंगे ऑटोफेगोसोम्स। अपने आप बन गया ना ये, मैंने भी आपको बताया। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ें बुक में बताया गया इनके बारे में। और आगे एक और चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल डेथ। सेल डेथ का एक टॉपिक आ गया है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर कॉन्सेप्ट्स अबाउट सेल डेथ। ये बताया गया है कि सेल की डेथ दो टाइप से होती है। एक कहलाती है सेल की डेथ नेक्रोसिस, और एक कहलाती है अपोप्टोसिस। ठीक है भाई, जो नेक्रोसिस होती है इसे कहा जाता है सेल डेथ, समझिएगा। नेक्रोसिस इज सेल डेथ ड्यू टू इंजरी, किसी इंजरी की वजह से एक्सीडेंटल जो डेथ होती है सेल की, उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। सपोज़ आप ऐसे बैठे हुए हैं और सपोज़ आपके हाथ में कोई कील चुभ गया, तो उसकी वजह से जो आपके सेल मर गए, तो वो नेक्रोसिस कहलाएंगे। सही है। अपोप्टोसिस कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ्स। अपोप्टोसिस कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। भाई ऐसे टाइप की सेल डेथ जो कि ऑलरेडी आपकी जीन्स के अंदर मौजूद है कि इस टाइम पे ये सेल मरेगा, उसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है, एंड दैट इज टर्म्ड अपोप्टोसिस। सही है। तो अपोप्टोसिस जो सेल डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, और अपोप्टोसिस मोस्टली होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग, इट अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, डेवलप हो रहा होता है ना, तब जो प्रोसेस होता है उसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। अपोप्टोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है, समझिएगा, अपोप्टोसिस में क्या होता है, सपोज ये एक एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे जो सेल मौजूद है, एम्ब्रियो के, ये ज़रूरी नहीं है इन सेल को मरना है।
और इन सेल के अंदर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कब मरेंगे ये, तो ये सेल कैसे मरेंगे समझिएगा कॉन्सेप्ट। इन सेल के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होगी, क्योंकि एम्ब्रियो में सेल मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, मरते, तब जाके वो जानदार बनता है, एम्ब्रियो जानदार में कन्वर्ट होता है, सही ना। तो एम्ब्रियो के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ कैसे होती है, देखें ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेल के जीन्स इसको सिग्नल भेजते हैं, सेल के जो जीन्स होते हैं ना वो सिग्नल भेजते हैं कि भाई अभी इस सेल की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको मार दो। तो सिंपली क्या होता है, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, वो हो जाती है रप्चर। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हो जाती है रप्चर, और रप्चर होने के बाद उसका जो कंटेंट होता है वो आ जाता है साइटोप्लाज्म में, कंटेन इन साइटोप्लाज्म। आपको पता है इनका कंटेंट क्या होता है, एसिडिक होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वेरी डेंजरस। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, इसके ऑर्गेनल्स को, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर के बाद ये जो सेल होगा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब कि लाइसोसोम ने अपने ही सेल को मार दिया, लाइसोसोम्स ने अपने ही सेल को मार दिया। तो भाई वो प्रोसेस जिसमें सेल अपने आप को मारता है उसे कहा जाता है, प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस की वजह से लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल सेक। क्या कहा जाता है लाइसोसोम्स को, सुसाइडल सेक। इन्होंने खुदकुशी कर ली भाई, इन्होंने खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी को क्या बोलेंगे आप, दैट इज़ दी आत्महत्या कर ली इन्होंने। ये जो आत्महत्या कर ली ना, खुदकुशी कर ली, इसी वजह से। अच्छा खुदकुशी कैसे करते हैं, कोई और मारता है क्या, वो तो मर्डर हो गया भाई। मुझे अगर कोई और मार देगा तो मर्डर है ना, लेकिन मैं अपने आप मरूंगा तो वो क्या है, वो सुसाइड है। तो इसी वजह से लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं और अपने सेल को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ दैट इज टर्म्ड द सुसाइडल सेक। इसी वजह से लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल सेक। प्रोसेस क्या हुआ, ऑटोलाइसिस। अभी यहाँ पे फर्क है, देखिए ऑटोलाइसिस में पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है और ऑटोफेगी में अनवांटेड ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो दोनों में फर्क हो गया ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं कि भाई ऑटोलाइसिस भी सेम है, ऑटोफेगी भी सेम है। ऐसा नहीं है, ऑटोफेगी अनवांटेड ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला प्रोसेस है और ऑटोलाइसिस में क्या होता है, पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो आपके बुक में बताया गया है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्या प्रोसेस पढ़ा यहाँ पे कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल किस चीज़ से बना, मैक्रोमोलिक्यूल से बना है ना। तो अगर सेल मैक्रोमोलिक्यूल से बना है तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तो तोड़ते हैं। उन्हें क्या पता कि भाई हमारे सेल के मैक्रोमोलिक्यूल से या कहीं और से आए, उनका तो काम तोड़ना है ना। तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको सुसाइडल सेक कहा जाता है। ये समझ में आया होगा। अच्छा मैं बुक में से रीड करवाऊँगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट डबल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, उनके बारे में समझा देता हूँ, फिर बुक में से रीड करते हैं। अच्छा जी देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं। आप कहेंगे सही, आप तो सही बोल रहे हैं सर। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं एंजाइम्स, कितने एंजाइम्स, 40 डिफरेंट टाइप्स, 40 डिफरेंट टाइप्स के आपको एंजाइम मिलेंगे लाइसोसोम्स के अंदर। एक एंजाइम की बात करते हैं, एक एंजाइम मिलता है, उसका नाम होता है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। पता है इसका काम क्या है, इसका काम है हमारे सेल में जो ग्लाइकोजन होती है ना, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब आपको पता है ग्लाइकोजन की नीड होती है तो ग्लाइकोजन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जब हमें नीड होती है। ऐसे ही ना, जब हमें नीड होती है, जब हम फास्ट स्टेट में होते हैं ना, जब हम खाना नहीं खाते, सपोज आपका खाना खाने का टाइम है 2 बजे और आपने खाना नहीं खाया 5 बज गए सपोज, तो 5 बज गए तो फिर भी आपके बॉडी में ग्लूकोज की लेवल उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आपके ब्लड में। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आया, वो आपने जब ज़्यादा खाना खाया था ना, तो वो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, उसमें हम भी आ गए, सही है। लेकिन जब हमें नीड होती है ना ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है। जब वो ज़्यादा एक्सेस में ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, बताया मैंने आपको ये। लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम का काम है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। सही हो गया। सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज बने ही ना, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज क्या हो जाए, फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन हो ही ना,
हमारे सेल के अंदर। तो बताएं ये ग्लाइकोजन आएगा तो सही, सेल में ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ग्लाइकोजन वापसी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ग्लाइकोजन जो होगा वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या काज करेगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। और जैसे ही अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाएगा तो उस बंदे को हो जाएगी डिजीज़, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी ना, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में वापसी कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। और इन बीमारियों को कहा जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। सो बीमारियों का नाम क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। भाई वो बीमारियां जो किसी एक या दो लाइसोसोम के एंजाइम्स की कमी की वजह से होती हैं, उन्हें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहा जाता है। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएंगे और मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी नहीं। इस बीमारी को कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ जो है ना वो डिस्कवर की गई हैं अभी तक। 30 डिजीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जो भी फिजिशियंस हैं, जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा कॉमन है जो आपके बुक में बताई गई है। मैं रेंडमली आपको यह समझाता हूँ, फिर बुक में से हम इनको अच्छे से रीड करेंगे। जैसे कि एक डिजीज़ है आपके बुक के अंदर, दैट इज़ टाई सेक्स डिजीज़। बीमारी का नाम है टाई सेक्स या टाई सेक्स डिजीज़। अच्छा, इस बीमारी में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझना। नंबर 1 आपने याद रखना है, इस बीमारी में हो जाएगा बंदे को मेंटल रिटार्डेशन। उसका जो दिमाग होगा वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, अंडर डेवलप्ड होगा, और इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी होगी, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होगा, उसे मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। और दूसरा आपके बुक में बताया गया, ब्लाइंडनेस हो जाएगी उस बंदे को, ब्लाइंडनेस, एंड डेथ बाय एज ऑफ 3। डेथ बाय एज ऑफ 3 साल के अंदर ही वो जो बच्चा होगा वो मर जाएगा। ये बच्चों के अंदर ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ये हेरिडिटरी बीमारियां होती है। हेरिडिटरी मतलब, अच्छा, एंजाइम्स कौन बनाता है, जीन्स बनाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर जीन्स डिफेक्टिव हो जाएंगे तो फिर वो एंजाइम बनेगी नहीं, एंजाइम बनेगी नहीं तो फिर वो क्या होगा, हेरिडिटरी डिजीज़ होगी ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है। सही हो गया, ये आपके बुक में बताया गया है। तो टाइसेक्स में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस एंड डेथ बाय एज ऑफ 3। एक और डिजीज़ आपके बुक में बताई गई है, दैट इज़ गाशर्स डिजीज़। जो गाशर्स डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ के अंदर कुछ सिम्टम्स आपने याद रखने। किसी भी टेस्ट के हवाले से यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत हैं। गाशर्स डिजीज़ में लिवर जो होता है, लिवर हमारा जो जिगर होता है वो, और स्प्लीन जो होते हैं, लिवर और स्प्लीन, इन दोनों की हो जाती है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट की मतलब होती है वो अपनी नॉर्मल साइज से बढ़ के ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल साइज, इन्हें इनलार्जमेंट कहा जाता है। तो लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बीमारी के अंदर इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स होगी, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे हमारा फीमर हो गया, थाई बोन हो गया, ह्यूमरस हो गया, हमारे जो शोल्डर के साइड में जो हमारा बोन है, आर्म का बोन, ये लॉन्ग बोन है, उनके अंदर इरोजन हो जाएगी। वो बोन्स जो होंगे वो अपना फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता लॉस करना शुरू कर देंगे, इरोजन ऑफ बोन्स हो जाएगी, लॉन्ग बोन्स, सही है। एंड अगेन इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगी। ये जो पेशेंट होगा वो दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होगा, उसका मेंटल रिटार्डेशन, और अंडर डेवलप्ड होगा ब्रेन। और एज कि कौन सी एज में होगा ये, इन इन्फेंटाइल फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए, इन्फेंटाइल वर्ड का मतलब होता है बचपन। इन्फेंटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, बचपन। तो ये बचपन के अंदर ही होगी बीमारी, ये भी बच्चों के अंदर होती है। एक और है थर्ड डिजीज़ आपके बुक के अंदर बताई गई, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, दैट इज टर्म्ड एज द क्रेब्स डिजीज़। सो ये भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ एंड दैट इज टर्म्ड एज द क्रेब्स डिजीज़, ठीक है। इसके अंदर भी क्या बताया गया है, भी समझिएगा। क्रेब्स डिजीज़ में बताया गया है कि इसमें होता है लॉस ऑफ माइलिन, लॉस ऑफ माइलिन। और अब मैंने आपको बताया है माइलिन शीथ के बारे में बताया, क्या होता है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो लेयर होती है इंसुलेशन वाली, उसे क्या कहेंगे आप, माइलिन कहेंगे ना, वो लॉस हो जाएगी। माइलिन लॉस हो गई तो कॉमन सेंस की बात है, अगेन क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। देखें ज़्यादातर ये दिमागी बीमारियां ही काज करती हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। सो लॉस ऑफ माइलिन हो जाएगा, लाइसोसोम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो लॉस हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और डेथ होगी कौन सी एज में, डेथ बाय एज
डेथ बाय एज, समझेगा कॉन्सेप्ट, डेथ बाय एज 2, 2 साल की उम्र में ही वो बच्चा मर जाएगा। आपके बुक में बताया गया ये 3 डिजीजेस कॉमन डिजीजेस हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं ये। देखिए कितना ज़्यादा इजी है इन चीज़ों को समझना। अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से लेक्चर से बनाएं, जब मैं बुक में से रीड करवाऊंगा ना तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगी। लाइसोसोम्स की रीडिंग कर लेते हैं। लाइसोसोम्स, लाइसिस, लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, लाइसिस वर्ड से निकला है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडीज। These are spherical single membrane bound bodies a few micrometer in diameter होंगे। ये originated by Golgi bodies। कहाँ से बनते हैं ये? Golgi bodies से बनते हैं। Containing hydrolytic enzymes, they occur only in cytoplasm of animal cell। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर आपको मिलेगा, प्लांट और दूसरे सेल के अंदर आपको नहीं मिलेगा ये। इन फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू सेल बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की वजह से कोई भी चीज़ अगर सेल में आ रही है तो उसको ये डाइजेस्ट करते। नॉर्मली दे फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करते। कोई चीज़ अंदर आ रही है, बैक्टीरिया वगैरह हो गया या कोई भी ऐसा केमिकल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड सेलुलर कंपोनेंट मतलब कि वॉर्न आउट मतलब कि वो सेल जो कि अभी नॉन फंक्शनल है, अभी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, डेड होने वाले हैं, तो उनको भी मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। आगे पढ़ते हैं इनको। आगे है कि द न्यू फॉर्म्ड लाइसोसोम बिफोर स्टार्ट इट्स फंक्शन कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। यही तो बताना चाह रहा है कि न्यू फॉर्म जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड द लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल। वो जो इंजेस्टेड मटेरियल होता है ना, वो किस रास्ते से आ रहा है, किस प्रोसेस से आ रहा है, उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि एंडोसाइटोसिस से एंडोसोम बनेगा, फेगोसाइटोसिस फेगोसोम बनेगा और आटोफेगोसाइटोसिस से आटोफेगोसोम बनेगा। उसके साथ वो फ्यूज हो जाता है प्राइमरी लाइसोसोम और फिर वो कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। फ्यूज होने के बाद जब वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लेक्चर में बताया हुआ सारी चीजें मैंने। सो दीज लाइसोसोम्स आर जनरली कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम but specifically they are endosomes, phagosomes and autophagosomes respectively. They also perform autophagy, the process by which unwanted structure within the cells are engulfed and digested by lysosome. This is self eating process of cell। मैंने autophagy का कॉन्सेप्ट आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि भाई कैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं और फिर जब उनकी नीड नहीं होती तो फिर ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है, जो कि जिम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेक्चर के अंदर। आगे रीड करते हैं। आगे बताया गया है कि द बॉडी sometime eliminates old cells or unwanted cells at embryonic stage according to their genetic information। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी कभार बॉडी क्या करती है, कभी कभार नहीं, मोस्टली हमारी बॉडी क्या करती है, अनवांटेड जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उनको वो एलिमिनेट करती है, ओल्ड सेल्स वगैरह को। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। मैंने आपको बताया था 2 टाइप की सेल डेथ होती है, एक होती है नेक्रोसिस जो एक्सीडेंटल होती है और एक होती है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस प्रोग्राम मतलब कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सेल के अंदर। ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज रप्चर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। इज द रिजल्ट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकम फ्री इन द सेल एंड सेल अंडरगो केमिकल ब्रेकडाउन और लाइसिस। इस एपोप्टोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सेल जो मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और आपको पता है लाइसोसोम में क्या मिलेंगे आपको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो फ्री हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लाइसिस कर देंगे। विच कॉज द सेल टू डिस्ट्रॉय सेल बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन मैक्रोमोलिक्यूल। इससे क्या होता है, सेल जो होता है वो अपने आप मर जाता है, उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो द लाइसोसोम इज रिफर्ड एज सुसाइडल सेक। इसी वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक कहा जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। ऊपर मैंने ऑटोफेगी पढ़ाया था, दोनों में फर्क है। ऑटोफेगी में अनवांटेड मटेरियल्स या अनवांटेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के वो डिस्ट्रॉय होते हैं और ऑटोलाइसिस में पूरा का पूरा सेल जो होता है वो सुसाइड कर लेता है बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम्स। आपके बुक में यहाँ पे बताया गया, देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास, उससे बनेगा गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी अपैरेटस से बन रहे हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, और लाइसोसोम क्या करते हैं, अगर सेल के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है एंडोसाइटोसिस से तो वो फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। एंड देन इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये जो तस्वीर यहाँ पे बताई गई है ये भी समझ में आई होगी। आगे रीड करते हैं इनको।
Lysosome is also important in a way that it contains a variety of enzymes which maintain metabolic balance of cell. इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक बैलेंस को बना के रखते हैं सेल के अंदर। मतलब कि क्या रिएक्शंस होंगे क्या नहीं होंगे वो एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज यू नो, इफ सेल बिकम अनेबल टू सिंथेसाइज एनी ऑफ दीज एंजाइम ड्यू टू हेरिडिटी एंड कॉन्जेनाइटल रीजन, अगर कोई सेल ये एंजाइम नहीं बना पा रहा लाइसोसोम्स के एंजाइम, तो इसका मतलब उसकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में या प्रॉब्लम आ गई, या तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन की वजह से एंजाइम नहीं बने, या तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, डेवलपमेंट के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं। द सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम अक्यूमुलेट इन दीज सेल्स एज वेल एज ऑर्गन विच लीड्स टू मेटाबॉलिक इम्बैलेंस एट लीस्ट बिकम फेटल एट अर्ली चाइल्डहुड। वो जो अक्यूमुलेट हो जाएगा कंपाउंड जिसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए और वो एंजाइम नहीं बन रहा, लाइसोसोम के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो वो कंपाउंड जो होगा मटेरियल वो अक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाएगा और वो फेटल कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। फेटल का मतलब होता है मौत, मार, जानलेवा चाइल्डहुड के अंदर। दिस टाइप ऑफ डिजीज काज ड्यू टू लेक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। मैंने आपको ग्लाइकोजन का और अल्फा ग्लूकोसाइडीज का एग्जांपल दिया था लेक्चर के अंदर, तो कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है। मोर देन 30 डिजीज आर रिपोर्टेड एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। कुछ बीमारियां हैं यहाँ पे जैसे कि आपके बुक में बताया गया, टाइसेक्स डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस हो जाएगी और एज 3 साल से पहले उसकी डेथ हो जाएगी। गाशर्स डिजीज में लीवर जो है ना वो स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाएगी, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, मेंटल रिटार्डेशन होगी इन इन्फेंटाइल फॉर्म, बचपन के अंदर ये होगा। और क्रेब्स डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ माइलिन। माइलिन शीथ क्या होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो इंसुलेशन लगी होती है उसे माइलिन शीथ कहा जाता है, वो लॉस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी एंड डेथ बाय एज ऑफ 2। सो दैट इज अबाउट द लाइसोसोम्स। और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया बुक में से।